हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना करंट और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था कि होते क्या थे। करंट क्या होता था? फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर टाइम। एक फिक्स एरिया से कितने टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट। दूसरा आता था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट है जहां से एक चार्ज को एक दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जितना हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कितने कूलम का चार्ज होना चाहिए वो? पर एक कूलम का चार्ज होना चाहिए, उससे निकलता है पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, एक कूलम का चार्ज हमने अगर नहीं बताया तो लास्ट टाइम कि एक कूलम का चार्ज होगा, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट पकड़ते हैं, उनका पोटेंशियल देखते हैं, वो हमें गिवन होता है और उससे हम माइनस करके निकाल लेते हैं। ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका। दूसरा ने एक चीज होती है करंट की डायरेक्शन। करंट में देखिए फ्लो कौन करता है? करंट में फ्लो करता था इलेक्ट्रॉन फिक्स डायरेक्शन में। लेकिन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को हम कंसिडर नहीं करते, हालांकि बनता करंट इलेक्ट्रॉन से ही है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करते। हम उसके अपोजिट में मान के चलते हैं डायरेक्शन है करंट की। हम मान के चलते हैं जहां गैप है ना इलेक्ट्रॉन्स के बीच, वहां एक पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और वो बताता है कि हमारे करंट की सही डायरेक्शन। तो उसके हम कंसिडर करके चलते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और वो बताएगा हमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है। वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है उस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। और अगर हमसे इलेक्ट्रॉन की पूछेगा तो हम बोल देंगे इस पॉजिटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इतनी चीज हमने लास्ट में पढ़ी थी। आज हम अपना थोड़ा सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, और उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है। ये तीसरा कंपोनेंट है किसी सर्किट का, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? द सब्सटेंस, पहले हम डेफिनेशन लिख रहे हैं फिर आप समझिएगा। सब्सटेंस विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। इससे आप क्या समझे? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज, हमारे दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब में से करंट फ्लो हो सकता है, लोहा चांदी जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, तार जिससे बनी होती है, हर किसी चीज का रेजिस्टेंस होता है। कोई भी सब्सटेंस ये नहीं चाहता कि उसके अंदर से करंट फ्लो हो जाए। अब जो नहीं चाहेगा वो ज्यादा रोकेगा करंट को, जो थोड़ा कम, जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा, थोड़ा चाहता होगा, उसके अंदर से निकल जाएगा। मीन्स क्या बोलेंगे हम? किसी सब्सटेंस की एबिलिटी कि करंट को अपने अंदर से फ्लो ना होने दे। अब जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस रहेगा वो उतना ज्यादा अपने अंदर से चाहेगा कि उसके अंदर से करंट फ्लो ना हो। जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर से कभी करंट फ्लो नहीं होता, इसका मतलब उसके अंदर काफी हाई रेजिस्टेंस है। जबकि वायर होती है, सिल्वर वायर होती है, सिल्वर वायर में से आपने देखा होगा बहुत अच्छा से करंट फ्लो होता है। जहां भी हमें ऐसी जगह लगानी होती है जहाँ पे करंट बहुत कम बनता हो, तो वहां पे हम सिल्वर वायर्स का यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर वायर्स का लो रेजिस्टेंस होता है, उसमें वो अच्छे से करंट फ्लो कर पाता है। वरना क्या होगा, हमने लकड़ी वगैरह लगा दी, करंट ही नहीं फ्लो होगा हमारा, तो हमारा काम कैसे बनेगा? तो हम रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई सब एबिलिटी किस सब्सटेंस की जो से अपने अंदर से करंट फ्लो ना होने दे, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये तीन चीजें होती हैं बेसिकली हमारे सर्किट में। ठीक है। अगले कंपोनेंट, अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस चीज पे करता है? पहले तीन चीजों पे, मटेरियल पे, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ पे, या फिर एरिया पे। जैसे तार होती है, तार की कुछ लंबाई होती है, और आप तार को कोने से देखिए बिल्कुल, तो आपको कुछ क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा उसका, उसको बोलते हैं हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मान लीजिए कोई भी तार हो सकती है, उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो सामने से आपको उसका दिखाई देगा क्रॉस सेक्शन, कि यहाँ पे हाँ कुछ ऐसी चीज है कि सर्कुलर दिखाई देता है, चाहे ऐसी होती है वायर। जैसे आपको दिखाते हैं, ये देखिए ऐसे होती है ना कुछ वायर, सेंटर से वायर होती है आयरन की या मेटल की, और बाहर उसके कोर होती है कवरिंग, जिससे इंसुलेटर की तरह काम करती है। अब बताएंगे इंसुलेटर, ऐसी कवरिंग होती है जिससे में से करंट फ्लो ना हो। पहले समझिए, मटेरियल पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? उसके एरिया लेंथ, यानी डायमेंशंस बोल देते हैं इसे, डायमेंशंस। और तीसरा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा कि कैसा रेजिस्टेंस है। अब देखिए इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। मटेरियल मतलब हर मटेरियल का फिक्स रेजिस्टेंस वो लेके पैदा, उस पर स्टैंप लग गए कि इसका इतना रेजिस्टेंस रहेगा, उससे उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती इजिली। ठीक है। टेम्परेचर से चेंज हो सकती है, या फिर डायमेंशन वगैरह चेंज हो सकती है। तो कैसे चेंज हुई देखिए, मटेरियल के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे,
रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये किसी मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या करते हैं हम, उस जो वायर है हमारी, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर देंगे और उस मेटल उसकी लंबाई जो है वो भी 1 मीटर कर देंगे। तो जो उसका रेजिस्टेंस बनेगा ना उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। सिंपल, अभी आप इतना याद रखिए कि मटेरियल, ठीक है, डायमेंशन में क्या आती है, अभी और चीजें देख सकते हैं अब। लेंथ आती है और एरिया आता है। टेम्परेचर में यहाँ पे हम केल्विन में यूज करेंगे, टेम्परेचर याद रखिए, यूनिट हमारी केल्विन रहेगी, केल्विन। ये तीन चीजों पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कैसे ज्यादा होगा। हमने ऐसा आपको बताया, अगर आप सेम लेंथ की और सेम एरिया की वायर लेंगे ना सेम टेम्परेचर पे, मान लीजिए हमने 3 वायर ली, एक कॉपर ली, एक सिल्वर ली और एक गोल्ड ली, सपोज कर लीजिए, तीनों का लेंथ एरिया सब कुछ सेम है, प्लस तीनों ही सेम टेम्परेचर पे रखी है, तब भी आप नोटिस करेंगे कि हर किसी का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। कोई ज्यादा करंट को फ्लो करा रहा होगा, कोई कम फ्लो करा रहा होगा। वो किस वजह से पता चल रहा है? क्योंकि तीनों का मटेरियल अलग अलग है, कोई गोल्ड है, कोई कॉपर है, कोई सिल्वर। तो उसके लिए क्या आता है टर्म? रेजिस्टिविटी। मटेरियल से हमें ऐसे कैलकुलेट करना होता है, प्रॉपर वैल्यू निकालनी होती है रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें क्वांटिटी बनाई हमने, रेजिस्टिविटी। इसको मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, मदद से, और उससे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये बताता है कि ये क्या करते हैं, एक फिक्स वायर लेते हैं, उसकी लेंथ 1 मीटर कर देंगे, मान लीजिए वायर है हमारी, ठीक है, लेंथ इसकी 1 मीटर कर दी, एरिया इसका 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये दो चीज हमने फिक्स कर दी। तो अब जो इसका रेजिस्टेंस मेजर करा ना हमने, उससे इसकी रेजिस्टिविटी निकल पाई। रेजिस्टिविटी बता करती हूँ कि मटेरियल को देखिए, हमने ये तो पता है मटेरियल से इफेक्ट होगा, लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना हो ना, तो कैलकुलेट करने में कोई क्वांटिटी तो चाहिए होगी ना, कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने बनाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे? आप कोई भी मटेरियल लीजिए, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिए और उसकी लेंथ 1 मीटर कर दीजिए, और फिर उसमें से करंट फ्लो करा देखिए, जितना वो रेजिस्टेंस शो करेगा वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। जैसे हमने बताया कि अलग अलग एरिया और अलग अलग लेंथ के लिए अलग रेजिस्टेंस आएगा। ये फिक्स कंडीशन में होता है सिर्फ। ये फिक्स कंडीशन है कौन सी? जब उसका एरिया 1 मीटर है स्क्वायर है और लेंथ भी 1 मीटर है, तब जो उसका रेजिस्टेंस आएगा वो कहलाएगा उसकी रेजिस्टिविटी। और वो कहाँ से आती है? किसी मटेरियल पर डिपेंड करती है। हर मटेरियल की अलग प्रॉपर्टी होती है, उससे पता चलता है कि उसका कितना रेजिस्टेंस होगा। फिक्स लेंथ, फिक्स एरिया, फिक्स टेम्परेचर पे भी अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है। कैसे? रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी मटेरियल तो अलग अलग होगा। ठीक है, इतनी चीज समझे, ये तीन कंपोनेंट्स। अब क्या करेंगे हम, देखिए एक बैटरी के बारे में समझिए। अभी हम सर्किट बनाएंगे, पहले दो तीन चीजें समझ लीजिए। बैटरी, बैटरी क्या होती है? सिंपल देखिए, आप सर्किट बनाते हैं, तारों का गुच्छा बनाते हैं, तारों का सर्किट, हम उसमें बल्ब लगा देते हैं। हमने आपको बताया हर चीज का रेजिस्टेंस होता है। बल्ब लगाएंगे तो बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसमें कोई पंखा लगा देंगे, पंखे का रेजिस्टेंस होगा। करंट फ्लो होगा सब में से। करंट कैसे फ्लो होता है वो समझिए। करंट कैसे फ्लो होता है? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज कैसे बनता है? एक जगह से दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तब फ्लो करता है चार्ज। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करेगा। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल हमने आपको बताया था कि जब पोटेंशियल हाई होता है तो क्या होता है, उस पॉइंट में हम एनर्जी बढ़ा देते हैं, यहाँ की वैल्यू बढ़ जाती है, कैपेबिलिटी कि वो चार्ज को आगे धक्का मार सकता है। तो जब यहाँ की वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहाँ से चार्ज को धक्का लगने लगा आगे की तरफ, तो आगे की तरफ पुश लगेगा तो आगे की तरफ स्लाइड होगा। ये रहता है पोटेंशियल का सर्किट, कि जहाँ हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है। अब वो पोटेंशियल हमने बढ़ाया कैसे, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लाए कैसे? आप सिंपल एक वायर ला दीजिए और उसमें उसमें कोई बल्ब कनेक्ट कर दीजिए। जब तक उसमें कुछ एनर्जी का सोर्स लाएंगे तब तक बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि दो वायर के पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। सिंपल समझिए। बैटरी का काम क्या है? इट हेल्प, इट प्रोवाइड पोटेंशियल। सिंपल सी चीज समझ जाइए, सिंपल बैटरी समझिए आप बस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। बैटरी काम क्या है? सिर्फ इसने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, और जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो हमारा करंट भी ऑटोमेटिक आ जाता है। अपना याद रखिए कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट आता है, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनाया हमने? बैटरी की मदद से। बैटरी क्या करती है? किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल ऊपर ले जाती है, बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और चार्ज फ्लो कर जाता है अपने आप। ये रहता तरीका। जब एक पॉइंट का पोटेंशियल घट जाएगा, सिंपल सा स्लोप माने ढलान, आप पानी के टैंकर को एक हाइट पे ले जाइए और एक पॉइंट नीचे, वहां से स्लाइड करा दिए स्लोप से, तो पानी अपने आप नीचे आता है ना। क्यों? क्योंकि हमने पानी को एनर्जी दी है ऊपर तक ले जाने में। अब ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, वो एनर्जी खर्च करके, जो हम एनर्जी देते हैं वही हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। हम एनर्जी देंगे बैटरी से तो हमें वो जो सर्किट है हमारा, बल्ब पंखा सब चल जाएगा एनर्जी। एक चीज हम एनर्जी
डालते हैं तो हमें एनर्जी का रिटर्न मिलता है। ये तरीका रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है बैटरी। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, देखिए सर्किट बनाते हैं तो सिंबल्स यूज करते हैं कुछ, ठीक है अभी लिखते हैं, चलो ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल रहेगा हमारा ऐसे, और बैटरी का सिंबल रहता है हमारा ऐसे। ये कोई फिक्स नहीं है, आप कितने बना सकते हैं। देखिए ये जो बनाया ना, ये कितने बना सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। एक पॉइंट रहता है प्लस वाला, एक पॉइंट रहता है नेगेटिव वाला। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लस वाला हाई पे रहता है, माइनस वाला लो पे रहता है। एक टर्म और आएगी आपके लिए सेल। सेल और बैटरी का सिंबल देखिए कैसे डिफरेंस है। सेल और बैटरी में कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, ये होता है सेल का, ये होता है बैटरी का। इससे क्या समझे आप काफी काफी सारी सेल्स को मिलाएंगे ना, तब जाके हमारी बैटरी बनती है। बैटरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल का भी सेम फंक्शन है, वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा किसी चीज को, तो करंट भी फ्लो हो जाएगा सर्किट में से। ये तो हमने पढ़ा। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो क्या करता है, करंट फ्लो को घटाता है। जितना ज्यादा हम रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो कम होगा। अब तो दो चीजें पढ़ी, एक बैटरी जो करंट फ्लो बढ़ाती है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके, दूसरा रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो को घटाता है। और रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं हम, जितनी भी चीजें लगाते हैं ना, पंखा, कूलर, टीवी, एसी वगैरह, जितनी भी चीजें, सारी चीजों से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाएगा। हर चीज का रेजिस्टेंस होगा, उससे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो क्या होगा, हमारा सर्किट में करंट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और फिर एनर्जी कंज्यूम होकर खत्म हो जाएगा। लास्ट टाइम जब बैटरी वीक हो जाती है ना, तब क्या होता है, बैटरी ने अपने सारी एनर्जी खत्म कर दी होती है, जिससे वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सके। जब दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए ना, बराबरी पे आ जाए, तब हमारा करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, यानी चार्ज फ्लो बंद हो जाता है। याद रखिएगा ये बात, ठीक है, एक बार इसे नोट करिए। पहले अब हम सर्किट समझते हैं, सर्किट कैसे बनता है। अरे रेजिस्टेंस आया कैसे, देखेंगे अभी। दो तीन चीजें और पढ़ते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हम सर्किट कैसे बनाते हैं। दो तीन चीजें हम एक्स्ट्रा भी लगाएंगे, समझते जाइएगा। हम बैटरी या सेल में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम बैटरी यूज कर रहे हैं। सारी चीजों का भी एक्सप्लेनेशन देंगे हम, देखते जाइए। तो देखिए ये रहता है हमारा सर्किट डायग्राम। अब देखिए इनमें काफी सारी चीजें आती हैं, कैसे हम उनको एडजस्ट करते हैं, सबसे सीधे समझ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। एक सर्किट में हमारी जो जनरल चीजें वो ये होंगी, रेजिस्टेंस। दूसरा, इसे हम बोलते हैं बैटरी। रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है करंट फ्लो को। ये मींस एक तरह से ये एनर्जी कंज्यूम करता है, जो बैटरी ने एनर्जी दी है ना सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जिस एनर्जी से, ये उस एनर्जी को खा जाता है। क्या होता है ना कि जैसे हम, भाई सीधी सी बात है, हम बैटरी जब घर में बिजली बिल लाते हैं, तो बेसिकली क्या होती है, एनर्जी तो होती है। उस एनर्जी से हम अपने घर के अप्लायंसेस चलाते हैं, जो भी अपने घर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते जाते हैं, जो एनर्जी हमारे को मिलती है बोर्ड से। तो ये रहता तरीका, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहां से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, वहां से हमें एनर्जी मिलती है करंट के फॉर्म में, वो इसको यहाँ कंज्यूम कर लेते हैं, जो हमारे घर के अप्लायंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो समझे। दूसरी बात, अब देखिए ये क्या है, भाई हर चीज का हमारा इंसान का मोटिव होता है उसको मेजर करके उसको स्टडी करना। तो करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, उसको हम बोलते हैं एम मीटर। एम मीटर। हमने आपको करंट की यूनिट बताई थी, एम्पियर बताई थी आपको यूनिट करंट की, तो उसी से बना है एम मीटर। डिवाइस यूज टू मेजर करंट। ठीक है, ये रहता तरीका। दूसरा, इसे क्या बोलते हैं, की।
ये क्या होता है, एक तरह का स्विच होता है, जैसे हम सर्किट में स्विच लगाते हैं ना ऑन ऑफ का, ये उसी तरह से काम करता है। बस इसमें फर्क क्या होता है, स्विच को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो हमारे घर में स्विच होते हैं ना, तो उनको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। देखिए मान लीजिए जब वायर, दो वायर है मान लीजिए, देखिए यहाँ से करंट आ रहा है, आप एक बात बताइए, ये वायर है, क्या यहाँ से डायरेक्ट करंट फ्लो हो जाएगा जब तक ये वायर खुली रहेगी? भाई कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए सर्किट क्लोज, तभी तो वायर में से करंट फ्लो होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वायर खुली है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ओपन स्विच। ये स्विच होता है, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वायर अटैच नहीं है। लेकिन अगर हम इसको बंद कर दें इस तरीके से, देखिए, तो क्या करंट फ्लो होगा, पूरा करंट फ्लो होगा यहाँ से, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज स्विच। और इसको क्लोज बोल दीजिए, इसको क्लोज बोलिए, इसको ओपन बोलिए, हाँ ओपन स्विच, ठीक है। ये होता है स्विच का केस। स्विच में और की में उल्टा मिलेगा आपको, देखिए ये है, इसको बोलते हैं क्लोज स्विच। भाई सीधी बात है, जब आप क्लोज कर देंगे स्विच को, जो हमारे घर में स्विचेस होते हैं तो अप डाउन करने वाले, अगर आप उन्हें बंद क्लोज कर देंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर आप उन्हें ओपन कर देंगे तो करंट फ्लो होता है। सिंपल सी बात है, जब आप ओपन करते हैं ना तो क्या होता है, वायर बंद हो जाती है। लेकिन जब आप क्लोज करते हैं तो वायर खुल जाती है, इससे करंट फ्लो रुक जाता है। करंट फ्लो को रोकना होता है तो उसके लिए हम वायर डिटैच कर देते हैं। जहां से वायर तोड़ देंगे सीधा करंट फ्लो बंद हो जाएगा। आपने सर्किट में देखा होगा, जरा सा भी कहीं कट लग जाए किसी वायर में तो कोई जो अप्लायंस चल रहा होता है वो रुक जाता है, क्योंकि करंट फ्लो रुक जाता है, जहां चार्ज फ्लो हो रहा है ना वो रुक जाता है। तो स्विच इसकी तरह काम करते हैं। स्विच में क्या होता है, जब करंट फ्लो हो रहा है प्रॉपर तो हम बोलेंगे ओपन, जब वायर अटैच है, और जब क्लोज होगा तो वायर डिटैच हो गई है। की में क्या होता है, की में भी सेम होता है, बस की में क्या होता है, जब की क्लोज होती है, की क्लोज है जब, तब करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो, और ओपन की कैसी होती है, दिखाते हैं आपको। ओपन की ऐसी होती है, ऐसी, बीच में डॉट नहीं लगाते हैं, बस फर्क इतना होगा, डॉट लगाया तो क्लोज है की, मतलब करंट फ्लो होगा, और जब की ओपन होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, समझ जाइएगा, ठीक है। करंट की में बस इतना फर्क आता है कि की में की और स्विच का उल्टा होता है, जब की क्लोज होती है तो करंट फ्लो होता है, स्विच जब क्लोज होता है तब करंट फ्लो नहीं होता। स्विच जब ओपन होगा तो करंट फ्लो होगा, और जब की ओपन नहीं होगी क्लोज होगी तब करंट फ्लो होगा, ठीक है। उल्टा रहता है, एक चीज याद रखिए दूसरी अपने आप हो जाएगी। सिंपल, आप की याद रखिए, की जब क्लोज होगी तो करंट फ्लो होगा, की जब ओपन होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, बस। स्विच का इसका उल्टा कर दीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। की अगर क्लोज है तो करंट फ्लो हो रहा है, तो स्विच में कब करंट फ्लो होगा, उल्टा करके ओपन पे स्विच में करंट फ्लो हो जाएगा। और जब की में ओपन है की तो करंट फ्लो नहीं होता, तो मतलब स्विच में ओपन पे करंट फ्लो हो जाएगा, उल्टा है बस, ठीक है। स्विच में ओपन में करंट फ्लो होता है और की में क्लोज पे करंट फ्लो होता है, ये रहता तरीका। तो ये चीज समझे। अगला डिवाइस है वोल्ट मीटर। ये किस लिए बनाया गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस है, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस आप 2 पॉइंट का मेजर करेंगे तो हम क्या करते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के आगे लगाते हैं, एक इस पॉइंट का एक इस पॉइंट का। अगर 2 पॉइंट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो सीधी सी बात है करंट रेजिस्टेंस में फ्लो हो जाएगा। अगर 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मिलेगा तो चार्ज फ्लो क्या आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस है वोल्टमीटर। तो ये सारी चीजें हमें एक सर्किट में मिलती हैं। पहला एमीटर करंट मेजर करने के लिए, दूसरा वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, या पोटेंशियल डिफरेंस की स्विच की तरह काम करती है, बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसको भी लिख देते हैं, क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर प्रोवाइड एनर्जी। भाई डिफरेंस हो जाएगा तो एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी, इसी एनर्जी हम अपने घर के अप्लायंस से चलाएंगे। अब इस रेजिस्टेंस जगह कुछ भी हो सकता है, आपको बल्ब मिल सकता है, कोई और कोई पंखा मिल सकता है, फैन, कोई एसी कूलर टीवी, कुछ भी हो सकता है।
हर चीज बल्ब के लिए सिंबल याद रखिएगा, बल्ब का सिंबल पूछ लेते हैं। हर चीज का हमने यहाँ पे सिंबल बना रखा है कि नॉर्मली पूरा सर्किट बनाने के बल्ब को ड्रॉ करना, फैन है तो फैन को ड्रॉ करना, तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लीट हो जाती है जब हम पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस भी अलग अलग तरीका होता है, रेजिस्टेंस भी सीधी बात है। तो हर चीज को हम क्या करते हैं, सिंबल लिख फॉर्म में यूज करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो बल्ब का सिंबल याद रखिएगा, ये होता है बल्ब का सिंबल। ठीक है, सिंबल। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा एक बार ये भी। ठीक है, ये सारी चीजें होती है हमारी सर्किट डायग्राम में। इस तरह के हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। एक सिंपल सर्किट डायग्राम, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मल्टीपल हो सकते हैं, याद रखिएगा। जब जब हम पढ़ेंगे ना अरेंजमेंट्स, तो उसमें यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस होंगे। एमीटर तो एक ही रहता है, वोल्टेज मीटर भी अलग अलग हो सकते हैं, वोल्ट मीटर। हम हर एक रेजिस्टेंस के आगे अलग अलग वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। हर रेजिस्टेंस के दो कॉर्नर्स पे हम मेजर कर सकते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर हम किसी भी कोने पे लगा सकते हैं, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पे फ्लो होता है करंट। करंट की डायरेक्शन लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम हाई मानते हैं, टू नेगेटिव। ये रहता है सीन। ठीक है, यहां से जाएगा करंट और यहां से आ जाएगा। अब देखिए करंट की डायरेक्शन, अगर हम आपसे इलेक्ट्रॉन की पूछे तो इलेक्ट्रॉन की क्या देंगे आंसर, इलेक्ट्रॉन की भी दे दीजिए। इलेक्ट्रॉन की होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव। ठीक है, ये रहती है चीजें सर्किट डायग्राम। तो हम अलग अलग तरह के सर्किट डायग्राम बनाते जाएंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक बार इसे बनाइए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। एक कंपोनेंट और समझिए, वो भी आ जाता है कई बार। ठीक है, चलिए एक कंपोनेंट और समझते हैं। क्या करते हैं हम, देखिए जो रेजिस्टेंस है ना, चलिए इसको भी ये समझिए। हाँ, इसको यहीं पे बताइए, इसको हम चेंज करेंगे थोड़ा। देखिए ये मान लीजिए जितनी ज्यादा लंबी वायर हो, जिस रेजिस्टेंस को, एक डिवाइस होता है रियोस्टेट। चलिए इसको भी कंप्लीट करिए, अगले पेज पे समझते हैं। ठीक है, देखिए आप समझिएगा ध्यान से रियोस्टेट के बारे में, फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना पोटे ओम्स लॉ। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ गए, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की जिससे डिसाइड होता है कि वो करंट फ्लो को कितना रोक सकती है। ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम करंट फ्लो, कम रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा करंट फ्लो। ठीक है, ये मतलब होता है। अब इस रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो अपना रेजिस्टेंस चेंज कर पाते हैं, जो है चेंज करने अलाउ करते हैं, उसको बोलते हैं रियोस्टेट। द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट में हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस होता है खुद का, सीधी सी बात है, इसका रेजिस्टेंस होगा, आपको मिलेगा लैब में देखने को रेजिस्टेंस। कैसे डिसाइड, देखिए कैसे चेंज करते हैं। ये चीज आप याद रखिए, जितना ज्यादा आप वायर को लंबा करेंगे किसी वायर को, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, इतना याद रखिए। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा वायर लंबी होगी उतना ज्यादा करंट, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा हमें। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे होता है इसका तरीका, लैब में कैसे बनाते हैं हमसे, लैब में कैसे होता है। इस तरह से मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट होता है, पॉइंटर, और एक पॉइंटर यहाँ पे होगा। ये पॉइंटर इसमें से एक स्लाइडिंग पॉइंटर होता है, ये स्लाइडर। तो आप क्या करते हैं, देखिए सिंपल समझिए। मान लीजिए हमने नीचे सेल लगा ली, सेल बैटरी कुछ भी लगा दीजिए। हमने क्या करेंगे, इस वायर को यहाँ से अटैच कर देंगे और दूसरी वायर को यहाँ से अटैच कर देंगे। जो बेसिकली रेजिस्टेंस होगा ना वो इस वायर का होगा। करंट कैसे जा रहा होगा, फ्लो यहाँ से जा रहा होगा करंट, यहाँ से, और फिर यहाँ से इस वायर में आ रहा होगा।
और फिर यहाँ से इसमें आ रहा होगा, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा यहाँ पे। मैं क्या करूँ, अगर मैं ये जो पॉइंटर है मैं इसको आगे खिसका लूँ थोड़ा सा, देखिए आई को मैं हल ठीक है, नहीं, समझ जाएगा, आई को लिखना है यहाँ पे। क्या करूँ, मैं इस पॉइंटर को आगे लिया, मैं इस पॉइंटर को यहाँ खिसका दूँ, तब एक बात बताइए कि करंट को कम वायर ट्रैवल करनी पड़ेगी यहाँ से, भाई यहाँ इतनी वायर ट्रैवल करनी पड़ रही थी, तो जितना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा करंट को उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। अब यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे खिसक के आ गई वायर, तो सर्किट छोटा नहीं हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हटाइए इसे, हमने क्या किया, इसको खींच के ये मत सोचिए कि यहाँ पे हमने इसको स्लाइड करके ले आए पॉइंटर, हमने कि ये वाली वायर बढ़ा दी, ये मत सोचिएगा, सिर्फ हमने क्या किया, स्लाइडर को खिसका के आगे तक ले आए, तब आगे तक लिया है तो करंट क्या होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर यहाँ से इतना आके ऊपर चला जाएगा, तो क्या हुआ, अब कम वायर ट्रैवल करनी पड़ रही है, अब कम वायर ट्रैवल करनी पड़ रही है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कम हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस पॉइंटर को फिर पीछे खिसकाएंगे हम, तो क्या होगा, पॉइंटर पे खिसकाते डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा चार्ज को, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये तरीका रहेगा। तो हम स्लाइडर को खिसका के रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं इसका, ये लैब में होता है बड़ा सा, अब जो आएंगे ना साइंस लैब में आपको मिलेगा, इस स्लाइडर की मदद से हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, इतना याद रखिएगा अभी के लिए, चलिए छोड़िए। तो ये होता है हमारा रियोस्टेट, इतना समझे, रेजिस्टेंस इंक्रीज, इतना याद रखिए अभी, विद रेजिस्टेंस इंक्रीज विद लेंथ, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा चार्ज को ट्रेवल करना पड़ेगा उतनी ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगी और उतना ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ये रहेगा तरीका, ये पॉइंट है जिस वजह से रियोस्टेट काम करता है, इतना समझे। तो अलग अलग हम इस तरह से हम सर्किट में करंट के चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह भी चेंज नहीं दिखते जाएगी, अब आगे देखिए, तो मतलब रेजिस्टेंस चेंज कर पा रहे हैं ना रियोस्टेट की मदद से। इसका सिंबल कैसे बनाते हैं हम देखिए, ये होता है इसका सिंबल, ये हर बार इतना बड़ा बना तो पॉसिबल नहीं होगा, सर्किट में हम काम कर रहे हैं तो इरिटेट हो जाएंगे। क्या करते हैं हम, ये वायर लाएंगे यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं इसे, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है, यहाँ पे बैटरी होगी इसकी, ये सिंबल हमारा सिर्फ इतना होता है, देखिए ये सिंबल होता है, सिंबल सिर्फ इतना सा होगा, बाकी इसके आप चारों तरफ यहाँ से लगाते हैं एक वायर पॉइंट को और एक यहाँ से लगाते हैं, किसी भी एक कॉर्नर से लगा दीजिए एक पॉइंट, तीन पॉइंट है, दो कॉर्नर पर अटैच कर दीजिए, ये रहेगा हमारा सिंबल, ठीक है, सिंबल, इसका भी यूज है अभी देखिए, ये पॉइंट लगा दिया हमने, अब आगे देखिए कैसे करेंगे हम काम, रियोस्टेट समझ गए, डिवाइस जिससे हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, लेंथ वाइज, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना चार्ज फ्लो कम हो जाएगा, सीधी बात, यानी करंट भी घट जाएगा, चार्ज फ्लो घट जाएगा तो करंट भी घट जाएगा, करंट है क्या, चार्ज फ्लो ही तो है, तो चार्ज फ्लो खत्म, करंट भी कम। और कैसे चेंज होता है, स्लाइडर को खिसका के, स्लाइडर को आप पीछे कर देंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, करंट को उस पूरी लेंथ में से पार होकर जाना पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्लाइडर को पास पास ले आएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कम डिस्टेंस कम रेजिस्टेंस रहेगा तो चार्ज अच्छे से फ्लो होगा, ठीक है, ये इसका सिंबल था। अब आगे देखते हैं कुछ, अब सर्किट बनाएंगे और उसके बेस पे समझेंगे चीजें, छोटा सर्किट बनाएंगे, अब पहले समझिए ओम्स लॉ, ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं, सर्किट बना रहे हैं हम, पहले एक छोटा सा हमने बैटरी नहीं बनाई है, सेल बनाई है, ठीक है, डिवाइसेस लगा देंगे, आपको पहचान हो गई होगी, ये एमीटर होता है करंट मेजर करने के लिए, ये सिंबल आपको पहचान हो गई होगी, ये किसका रहेगा, रियोस्टेट का, ये हमने इसके चारों तरफ क्या लगा दिए, पोटेंशियल मीटर, वोल्ट मीटर, और ये रहेगा हमारा सर्किट, ये क्या हमारा वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए कि इसके आसपास कितनी वोल्टेज है, ये हमारा रियोस्टेट। अब हम इस रियोस्टेट के पॉइंटर को अलग अलग जगह पे खिसकाते जाएंगे, ठीक है, थोड़ा लंबा कर लेते हैं,
और अलग अलग वैल्यू निकालते जाएंगे। ये हमारा तरीका रहेगा, ठीक है। ये रहेगा, मान लीजिए हम बैटरी ले रहे हैं, बैटरी कुछ वोल्टेज होगी, यहाँ पर मान लीजिए बैटरी ले रहे हैं हम 10 वोल्ट, और इस रियोस्टेट में हम जो वैल्यू लेंगे 4-5 वैल्यू लेंगे, हम 3 वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ज्यादा भी ले सकते हैं आप, 3 से काम हो जाता है। हम ले रहे पहली वैल्यू जो हमने पॉइंटर को सिलेक्ट किया, उसमें उसकी वैल्यू रहेगी रेजिस्टेंस की यूनिट, याद रखिए रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस यूनिट क्या रहेगी, ओम। इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है, ये पाई जैसा लगता है, पाई नहीं होता है, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट। तो रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, मान लीजिए हमने पॉइंटर सेलेक्ट करके यहाँ पे वैल्यू हमारी 5 ओम, दूसरे वाले पे जहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है उसके हमने ले ली 10 ओम, कितनी भी ले सकते हैं, हमने थोड़ी सिंपल हमारी कैलकुलेशन ले लिया। तीसरा हमने लिया 15 ओम ले लेते हैं। ओम क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट, जैसे चार्ज की यूनिट होती है कूलम, करंट की होती है एम्पियर, वैसे रेजिस्टेंस की आएगी ओम। बस इतनी चीजें याद रखिए। अब देखिए हम एक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मान लीजिए शुरुआत में कितना है, 10 वोल्ट, सीधी बात 10 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ से जितना जाएगा बैटरी से इतना यहाँ खर्च हो जाएगा, रेजिस्टेंस पे वापस जीरो हो जाएगा, सीधी बात है भाई, रेजिस्टेंस एक ही है पूरे सर्किट में, तो वही सारी वोल्टेज खाएगा, जितने करंट है वही सारा सब कुछ एनर्जी खाएगा, तो जीरो जाएगा। तो शुरुआत में कितना वोल्टेज है हमारी 10 वोल्ट, तो हम लिखेंगे 10 वोल्ट। बैटरी को भी चेंज कर सकते हैं हम, बैटरी से यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट जा रहा है शुरुआत में, जब हमारा करंट, बैटरी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, बैटरी को 20 कर लीजिए, शुरुआत में मान लीजिए 20 वोल्ट जा रहा है फर्स्ट केस में, तो वोल्टेज कितनी रहेगी हमारी 20, ठीक है। और करंट कितना है, करंट कितना है, आई कितना है हमारा, निकालना है हमें, रेजिस्टेंस छोड़िए, रेजिस्टेंस छोड़िए, करंट निकालिए। करंट कितना रहेगा, मान लीजिए हमने करंट मेजर किया इससे, करंट हमारा है पहली बार में, ये हमारा है 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस वगैरह छोड़िए आप, ठीक है, हमने छोड़ दिया रेजिस्टेंस वगैरह को, हमने वोल्ट मीटर वगैरह लगाया, हमने एडजस्ट करा, इस तरह से एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। रेजिस्टेंस वगैरह हम अपने हिसाब से अलग अलग जगह पे वैल्यू एडजस्ट करेंगे और निकालेंगे एक फिक्स वैल्यू पर रख के, ठीक है। तो हमने पहले सिंपल जाते हमने क्या किया, देखिए बैटरी अपनी तरफ से ली हमने, उसका हमने करंट मेजर किया फिक्स वैल्यू पर रखे पॉइंटर को, तो हमें मिला वैल्यू ले ली हमने करंट के 5 मान लीजिए अपनी तरफ से। हमने क्या किया, V अपॉन आई का रेशियो निकाला, कितना आया 20 अपॉन में 5 कितना आएगा, 4 आ जाएगा, रुक जाइए 4 आ गया, ये हमने निकाली पहली वैल्यू। अब क्या हमने क्या किया, बैटरी को चेंज कर दिया, इसको हम ले गए 40 वोल्ट पे, 20 से 40 वोल्ट पे ले गए, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा करंट था ना वो भी हमारा डबल हो गया, जैसे हमने वोल्टेज डबल की ना करंट भी हमारा डबल हो गया। तो सेकंड केस में वैल्यू कितनी आई हमारी, वोल्टेज अगर हमने 40 ली है तो करंट कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। तो फिर से V अपॉन आई निकाला हमने, 40 अपॉन 10 कितना आ गया, 4 आ गया, आता जाएगा। इस रियोस्टेट को छोड़ दीजिए, हमने फिक्स वैल्यू रख लिया रियोस्टेट की, रियोस्टेट यूज करते हैं हम क्योंकि अलग अलग वैल्यू पे एडजस्ट करके देखते हैं, इसलिए रियोस्टेट यूज करते हैं। फिक्स वैल्यू रखे हमने फिलहाल। फिर से हमने क्या किया, बैटरी को फिर से और बढ़ा दिया, इस बार हमने डबल नहीं किया, सिर्फ 1.5 गुना कर दिया, हमने इस बार 60 कर दिया, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो हमारा करंट है ना वो भी 1.5 गुना बढ़ जाएगा, वो भी 15 हो गया, 1.5 टाइम्स बढ़ गया, ये 60 है। तो हम बस क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने क्या किया, सिंपल एक अलग अलग तरह की बैटरी लगाते हैं सर्किट में, और उस हिसाब से हमने फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू फिक्स रखी हमने, और हमने देखा कि अलग अलग करंट, जैसे हम V अपॉन आई का रेशियो ले रहे हैं तो करंट भी उस हिसाब से चेंज हो रहा है जैसे हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, सॉरी जैसे हमारी बैटरी चेंज हो रही है। वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज कितनी ली हमने 60 वोल्ट, करंट कितना आ गया हमारा 15 एम्पियर, निकालिए V अपॉन आई कितना आएगा 60 अपॉन 15 डिवाइड करके पूरा आ जाएगा हमारा 4। तो अब देखिए हमने क्या बोला, ओम्स लॉ ने द रेशियो ऑफ वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट is a constant which is equals to resistance of circuit at a particular temperature, particular voltage, particular temperature and particular conditions, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे हम, इस जो 4 आई ना V अपॉन आई के रेशियो को, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। हमने क्या बोला, V अपॉन आई को हमने बोल दिया कांस्टेंट है वैल्यू, एक पर्टिकुलर चीज टेम्परेचर पे ये वैल्यू कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस। यहां से टर्म आई रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां से टर्म आता है रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं पहले,
फिर समझते, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इस लेक्चर को भाई दोबारा करके देख लीजिए अगर आपको समझना है तो। लेक्चर डिफरेंस टू द करंट इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर रहना चाहिए एंड फिक्स मटेरियल, फिक्स वायर मटेरियल, वायर का मटेरियल भी फिक्स रहना चाहिए, मटेरियल चेंज करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। ये देखिए, ये दो पॉइंट, फिक्स वायर मटेरियल और फिक्स टेम्परेचर, फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये दो पॉइंट। इस पॉइंट पे जो इस इन दो फिक्स कंडीशन पे जो रेशियो रहेगा ना वोल्टेज और करंट का, वो कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, यानी कांस्टेंट जो चेंज नहीं होगी। और उस क्वांटिटी का क्या नाम पड़ेगा, उसी का नाम पड़ेगा रेजिस्टेंस। यहीं से टर्म आती है रेजिस्टेंस, जिससे हम मेजर कर पाएंगे आगे चीजें, समझे। यहीं से टर्म आता है रेजिस्टेंस की टर्म। इस अब क्या करते हैं हम, एक वैल्यू हमने निकाली, अब क्या करते हैं हम दोबारा से वैल्यू चेंज कर देते हैं हम रेजिस्टर की मदद से, फिर सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो अलग अलग वैल्यू पे निकाले देखते हैं, हर वैल्यू पर हमें सेम रिजल्ट मिलते हैं। बस क्या होगा, जब हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं रियोस्टेट की, तो सीधी बात है बाद में 4 की जगह कुछ और आ जाएगा। रेजिस्टर चेंज कर रहे हो आप यहाँ से कि वी अपॉन आई का रेशियो तो चेंज कर दोगे आप रियोस्टेट की मदद से। रियोस्टेट क्या है, रेजिस्टेंस को चेंज करने वाला, और रेजिस्टेंस क्या है, वी अपॉन आई का रेशियो। वी अपॉन आई का रेशियो मतलब डिवाइड। तो हर अलग अलग कंडीशन पे चेक करेंगे हम रियोस्टेट की, अलग अलग रेजिस्टेंस करके, हर पे हमें फिक्स वैल्यू मिलेगी। एक फिक्स रेजिस्टेंस पे वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा रेजिस्टेंस के बराबर, जो भी रहेगा। हर बार 4 आ रहे हैं, देखिए ये भी 4 है, ये भी 4, ये भी 4। हर तो 4 ओम क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये जो हमने लगा रखा है ना, ये 4 ओम की वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओम्स लॉ, समझे। मतलब क्या ओम्स लॉ का, सिंपल सी बात है, रेशियो ऑफ वी अपॉन आई इक्वल्स टू आर, या फिर कांस्टेंट, वो क्वांटिटी फिक्स पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है कि फिक्स वायर होनी चाहिए जो आप वायर यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ फिक्स मटेरियल टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, क्या होता है जब बार बार लगातार हम किसी को यूज करते हैं तो गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब हो सकता है हमारी रीडिंग गलत आ जाए। टेम्परेचर साथ में रेजिस्टेंस चेंज होता है, हमने बताया था आपको। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा रुक रुक के करते हैं एक्सपेरिमेंट को। एक बार हमने वैल्यूज ले ली, फिर 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे सर्किट को, फिर वापस से बैटरी चालू करेंगे, फिर लेंगे। ठीक है, अगर लगातार लेते रहेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, जिससे हमारी रीडिंग गलत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका रहता है हमारा लैब में करने का तरीका। लैब में आप कर सकते हैं, रियोस्टेट को बड़ा सा मिलेगा, 2 पॉइंट में हम क्या करते हैं, वायर को अटैच कर देते हैं। हमारे को वहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर मिलते हैं, काले काले होते हैं, उसमें मीटर लगा होता है एक, जो करंट मेजर होता है उसको बताएंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है, एक बार से लिख लीजिए, ठीक है। रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन समझे, रेजिस्टेंस आया कहाँ से, तो रेजिस्टेंस आया हमारा ओम्स लॉ से। जब हमने कैलकुलेशंस करी ना अलग अलग तरह की, तो उसमें हमें ओम्स लॉ से हमें मिला रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी। ये बताता है कि किसी टेम्परेचर पे, किसी टेम्परेचर फिक्स रेशियो फिक्स मटेरियल पे कोई किसका किसी वायर का कितने एबिलिटी होगी कि करंट को अपने अंदर से रोक सके फ्लो होने से, ये बताता है रेजिस्टेंस। और वो क्या निकल जाता है, वी अपॉन आई का कांस्टेंट। तो यहाँ से ओम्स लॉ निकल के आया, ओम्स लॉ क्या निकलता है हमारा, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आया वी अपॉन आई इक्वल्स टू में आर, या फिर इसे इन शॉर्ट ऐसे बोल देते हैं कई बार, वी इक्वल्स टू में आई आर। दोनों याद कर लीजिए, एक याद कर लीजिए काफी है, चाहे ऐसे याद कर लीजिए चाहे ऐसे याद कर लीजिए। आर क्या हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रहता है ओम्स लॉ। इससे हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, अब आगे ये रहेगा हमारा तरीका, समझो ओम्स लॉ का। ये सिंपल सा लाइफ फाइनल फॉर्मूला यही आया है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ वी अपॉन आई इज कांस्टेंट। रेजिस्टेंस टर्म उसे बाद में मिली, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस नहीं लिखनी आप, उसमें इसलिए छोड़ देंगे लिख के, वी अपॉन आई का रेशियो इज कांस्टेंट एट फिक्स टेम्परेचर फिक्स मटेरियल, ठीक है। इतनी डेफिनेशन लिखनी है आपको, इतना लिख लेंगे आप। अब देखते हैं, अब समझते हैं रेजिस्टेंस के किस किस स्टेप उससे इफेक्ट होता है, फैक्टर विच अफेक्ट रेजिस्टेंस।
सबसे पहले समझते हैं इजी फैक्टर्स। सबसे पहले इजी फैक्टर क्या था? डायमेंशंस। डायमेंशंस में क्या आती है भाई? उसकी लेंथ आती है और उसकी उसका एरिया आता है। ये दो चीज तो है। कोई वायर है, सिंपल सी बात है, वायर है। वायर जनरली सिलेंड्रिकल होती है, आप काट के देखेंगे तो ऐसी होगी वायर। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं इसे। ये जो होगा सामने से पूरा डायमीटर खोले देखेंगे। और ये इसकी लेंथ होगी। हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बढ़ता है, अभी पॉइंट बता दे, इस पे रियोस्टेट वर्क कर रहा था। तो रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे हम? रेजिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज विद लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब चार्ज को उतना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा उस मटेरियल के अंदर रहेगा। और जितना ज्यादा उस मटेरियल के अंदर रहेगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स लाएगी, ये उसे रोकेगी। तो इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा मानते हैं। तो इसलिए क्या वर्ड यूज करेंगे? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। एक चीज को बढ़ाएंगे आप तो दूसरी चीज भी अपने आप बढ़ जाएगी। कुछ भी हो सकती है, मतलब आप इसे बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगी, इसे घटाएंगे तो ये घट जाएगी, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट और लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ेगी, साथ साथ रेजिस्टेंस घट रहा है तो लेंथ भी घटेगी। तो पहली टर्म आई ये वाली। ठीक है, दूसरा बात करते हैं एरिया पे। अब भाई एक चीज देखिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सा इमेजिन करके देखिए। एक रेस चल रही है, रेस में काफी सारे लोग भाग रहे हैं। अब दो गली आई उनके सामने। एक थी जो पतली गली थी, ठीक है, सेम लेंथ, दूर लंबाई, गली की लंबाई सेम रहेगी। एक पतली गली थी और एक कहती एक मोटी गली थी, चौड़ाई ज्यादा थी इस गली की। ये बताइए किस गली में से 100 के 100 लोग हैं मान लीजिए रेस में, 100 के 100 लोग इजिली निकल पाएंगे आसानी से? किसी गली में निकल पाएंगे बताइए? सीधी बात है, मोटी गली से चौड़ी गली है तो एक बार में सारे 100 लोग घुस जाएंगे, निकल पाएंगे। जबकि पतली गली में धीरे धीरे जाना पड़ेगा सबको, क्योंकि इतनी विड्थ नहीं है उसकी। तो यही चार्ज के साथ होता है। अब चार्ज को अगर पतली गली, पतला रास्ता में रहे, पतला एरिया लेंथ का वायर का, तो उसको फ्लो होने में दिक्कत होती है। और जितना ज़्यादा वाइड होगी वायर उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए तो हम जहाँ पे हम ज़्यादा करंट चाहिए होता है मोटी वायर्स लगाते हैं ना भाई। जितने भी बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं वहाँ पे मोटी वायर्स यूज होती है, क्योंकि वहाँ पे करंट ज़्यादा होता है। अगर हमने पतली वायर लगाई तो दिक्कत आती है, करंट सही से फ्लो नहीं हो पाएगा और वायर खराब हो जाएगी जल्दी। ये रहता है सर्किट। ठीक है, तो मतलब क्या निकला? अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो चार्ज इजिली फ्लो हो जाएगा। और अगर चार्ज इजिली फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है चार्ज तो उतना कम होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ घट जाएगा। अगर चार्ज ज्यादा फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो मतलब क्या बोलेंगे हम? रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज एरिया। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया, जो सामने का एरिया होता है वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एंड इंक्रीज विद डिक्रीज एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, सीधी बात है भाई। लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगी विड्थ गली की, तो आसानी से निकल पाएंगे सभी लोग। तो भाई आसानी से निकल पा रहे तो चार्ज अच्छे से फ्लो हो पा रहे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अगर पतली गली अगर धीरे धीरे फ्लो होंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज फ्लो होने में दिक्कत आ रही है। इंक्रीज विद एंड इंक्रीज विद डिक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये तरीका रहता है। तो इसलिए हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब ये सिंबल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इस तरह लिखा जाता है इनवर्सली, सिंपल ज्यादा ऐसे लिख रहे हैं तो डायरेक्टली, और उसको अपॉन में लिख रहे हैं रेसिप्रोकल में तो बोलते हैं इनवर्सली। सेम सिंबल होता है, बस तरीका अलग हो जाता है लिखने का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये टर्म आगे भी यूज होंगे, याद रखिएगा। प्रोपोर्शनल। ठीक, ये रहता है हमारा तरीका। इससे पता चलता है रेजिस्टेंस
कि कैसे डायमेंशन का चेंज होता है, समझे। दूसरा टर्म आता है, दूसरे टर्म को चलिए दूसरे टर्म को एक साथ ही समझेंगे पूरा, एक बार इसे नोट कर लीजिए। ये चल समझिए साथ साथ देखिए। चलिए मिटो देते हैं, लिख लिया आपको आपने। आगे देखते हैं, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या थी, मटेरियल समझते हैं पहले, टेम्परेचर भी समझेंगे फिर। टेम्परेचर इजीली रहेगा कि टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस, वो भी समझेंगे। देखिए रेजिस्टिविटी मटेरियल, दूसरी क्वांटिटी जिससे इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस। देखिए हमने आपको बताया, अगर सेम लेंथ भी ले ले, सेम लेंथ सेम एरिया और सेम टेम्परेचर, आप 3-4 वायर ले लीजिए, लेकिन मटेरियल अलग है, तो हर किसी का रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगा, क्योंकि सबका मटेरियल अलग है, भले उनकी डायमेंशन और उनका टेम्परेचर सेम है। क्यों अलग आ रहा है, क्योंकि मटेरियल पर डिपेंड कर रही है कुछ प्रॉपर्टी। अब जब कैलकुलेट करना होता है तो इसके लिए हमने क्वांटिटी बनाई कि मटेरियल से कैसे अफेक्ट होता है रेजिस्टेंस, हमें कैलकुलेशन करनी थी, प्रॉपर वैल्यू निकालनी थी रेजिस्टेंस की ओम्स की फॉर्म में, ओम की फॉर्म में। तो उसके लिए हमने क्वांटिटी डेवलप की जिसका नाम दिया हमने रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, इसका सिंबल क्या रहेगा, सिंबल देखिए ध्यान से, सिंबल होता है इसका ऐसे, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो। इस तरह से रहता है इसका सिंबल। कैसे मेजर करते हैं इसे, हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, एक वायर ली, दोनों साइड एक जैसे होगा, एक वायर ली जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, और एक लेंथ ली जिसका लेंथ है 1 मीटर। अब ने क्या किया, जब उसको सर्किट में लगाया मेजर करने के लिए, इसलिए मेजर करता है भाई, सीधी बात है, वोल्ट इसको सर्किट में लगाइए, इसके अंदर से करंट फुलाइए, बैटरी की वोल्टेज मेजर पता कर लीजिए कितनी वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस से, करंट पे मेजर कर लीजिए एमीटर से, वी अपॉन आई का रेशन निकाल दीजिए, आपका रेशन सामने आ जाएगा। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वी अपॉन आई से रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो अब जो इसका रेजिस्टेंस होगा ना, वो इसकी रेजिस्टिविटी होगा। इन्होंने बोला हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना ली कि इतने मटेरियल का इतना रेजिस्टेंस, सिंपल बात है, आप मार्केट में कोई चीज खरीदना है, मान लीजिए आप चॉकलेट खरीदने जा रहे हैं, एक चॉकलेट की कॉस्ट हमने फिक्स कर दी 10 रुपया। अब आप उस चॉकलेट, अब कितनी चॉकलेट ले रहे हैं आप अगर 100 चॉकलेट लेंगे तो उसके हिसाब से अलग अलग कॉस्ट आएगी। अब एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपये, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 10 चॉकलेट की सीधी बात है 100 रुपये हो जाएगी, 100 चॉकलेट लेंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 हो जाएगी रुपये। तो इस तरह से कैलकुलेट रहेगा, हमने एक फिक्स मटेरियल का रेजिस्टेंस मेजर कर लिया। अब जितनी वायर की लेंथ होती है उस हिसाब से हम ऐड कर लेते हैं एडजस्टमेंट, उसके हिसाब से हमने इतने मटेरियल मेजर कर लिया। अभी हमने मान लीजिए सिंपल से मान लीजिए हमने 1 किलो मटेरियल का, 1 किलो सिल्वर का हमने मेजर कर लिया, रेजिस्टेंस इतना है। अब हमारे पास अगर 2 किलो सिल्वर होगा तो हम उसके मल्टीपल में कर लेंगे, 1 किलो का मान लीजिए 10 ओम है, तो 2 किलो कितना होगा 20 ओम। तो हमने वही करा, हमने फिक्स क्वांटिटी का मटेरियल का रेजिस्टिविटी मेजर कर रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, और उसको हमने नाम दे दिया रेजिस्टिविटी। अब जिस हिसाब से मटेरियल का साइज और एरिया होगा उस हिसाब से हम एडजस्ट करके निकाल देंगे उसका रेजिस्टेंस। तो उसका कोई डेफिनेशन लेंगे, द रेजिस्टेंस, डेफिनेशन भी लिखते जाएगा, डेफिनेशन भी काम आता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन मीटर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ 1 मीटर, लेंथ भी 1 मीटर है, इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि रेजिस्टिविटी से भी इफेक्ट होगा। क्या रिलेशन निकालेंगे हम यहाँ से, रिलेशन याद रखिएगा, पहले इसकी यूनिट लिख लीजिए, यूनिट हमने निकाली। अब ये भी कांस्टेंट की तरह यूज होगा, अभी देखते जाएगा, ये भी क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, हर मटेरियल पे ये मान लीजिए ठप्पा लग के आ गया है, ये आप जब तक मटेरियल चेंज नहीं हो जब तक चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ एक फिक्स कंडीशन में चेंज होता है, वो देखिए कैसे होगा। देखिए क्या बोला हमने, यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। कैसा ये पता चलेगा, अब देखिए ये कैसे चेंज हो सकता है। पहली बात तो आप मटेरियल को चेंज कर दीजिए, रेजिस्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, देखिए रेजिस्टिविटी या तो मटेरियल पर डिपेंड करेगी
या फिर करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। कैसे होगा? रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, साथ साथ बढ़ती है। इतनी चीज समझ गए। मटेरियल पे फिक्स रहता है, मटेरियल पे फिक्स रहता है। जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे तब तक चेंज फिक्स नहीं होगा। अगर गोल्ड है, जब तक वो गोल्ड है ना तब तक उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, एक फिक्स टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज होना शर्त है, फिक्स टेम्परेचर पे। फिर आप उस गोल्ड को कितना ही तोड़ लीजिए, मरोड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, याद रखिएगा। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसके अलावा रेजिस्टिविटी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। जबकि रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे जिससे रेजिस्टिविटी आई है और टेम्परेचर सब पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड करती है टेम्परेचर और मटेरियल पे ओनली। रेजिस्टिव रो डिपेंड्स ओनली ऑन दीज टू थिंग्स। ये क्वेश्चन कई बार आता है, पूछते हैं कि इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ और एंड एरिया, ये सिंपल है, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, उन्हें लेंथ डबल कर दी, तो पूछते हैं व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टिविटी। हमने उसके वायर को स्ट्रेच करा है, मटेरियल तो सेम ही है ना। अब अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होता है। आपने लेंथ डबल की है तो हो सकता है उस हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होगा। वो कैसे नहीं होगा, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझा हमने कि जब तक आप वायर को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका कभी भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि मटेरियल सेम रहता है। ठीक है, इतना समझे? आप देखिए, अब बात आती है रेजिस्टिविटी पे और रेजिस्टेंस कैसे आपस में रिलेट होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बस, इन शॉर्ट क्या आंसर निकला? ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये कैसे बढ़ता है? ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है टेम्परेचर। तो कैसा है रिलेशन? फाइनल बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं। आप इनमें से एक भी चीज बढ़ाइए, दो चीज अपने आप आगे बढ़ जाएंगी। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक रो भी बढ़ जाएगी। ये याद रखिएगा, इसको भूल जाए चाहे, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इतना याद रखिए कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी, सॉरी, रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है? ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। और रेजिस्टेंस क्या डिपेंड करता है? सेम, जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती है वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब देखिए, कितना लिख लिया आपने? तो तीनों चीजें हम सारी चीजों को कंबाइन करते हैं, तो हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, इसको लिखिए एक बार। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाला जिससे जैसे सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट कर जाए। टेम्परेचर पे देखिए, रेजिस्टेंस सिर्फ रेजिस्टिविटी की वजह से डिपेंड कर रहे हैं। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होती है, और रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक चेंज होगा कि भाई रेजिस्टेंस भी डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी पे। तो देखिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला अभी तक। जन इफेक्ट फैक्टर्स, चलिए छोड़िए, सिंपल में क्या क्या निकाला देखिए। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, और रेजिस्टेंस रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तीन चीजें निकाली, फैक्टर्स विच अफेक्ट रेजिस्टेंस, ये तो फैक्टर थे, तीनों को कंबाइन कर दीजिए। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया फाइनल, रो एल अपॉन ए, ये रहता है। अब बात आती है ये सिंबल कहां चला गया? ये सिंबल ऐसे गया, देखिए ये होता है कांस्टेंट, जैसे v अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट है ना, ये भी एक कांस्टेंट है। कैसे हटा देखिए, कैसे बनाई, सिंपल सी बात है। देखिए पहले आप लीजिए इतना, सिर्फ इन दोनों कंबाइन कीजिए तो ये आ जाएगा आपका आंसर कंबाइन करके। ठीक है, अब क्या होता है जब भी हमें ये हटाना हो ना, इफ वी वांट टू रिमूव सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल बोल देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लिख लीजिए, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। सिंबल
सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वी एड ए कांस्टेंट और उस कांस्टेंट का नाम दिया हमने रेजिस्टिविटी। अब देखिए ये हटा के ये आ गया सिंबल फॉर्मूला, ऐसे बना। ठीक है, समझ के सारी चीजें कि ये सिंबल कहाँ चला गया, पहले हमने इन दोनों कंबाइंड किया, फिर एक कांस्टेंट ऐड किया, तो ये बन गया हमारा। ये नोट है कि इस तरह से इफेक्ट होती है चीजें, समझे कि किस तरह से रेजिस्टेंस आया, किन किन चीजों से इफेक्ट होता है। अब हम क्या बात आती है टेम्परेचर कहाँ गया, बट टेम्परेचर हमने इसमें इंक्लूड करता नहीं, करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें पता है ये तो हमें अलग से पता है। सीधी सी बात है, जैसे टेम्परेचर इफेक्ट होगा उससे रेजिस्टिविटी इफेक्ट हो जाएगी, तो हम पता लगेगा रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ है। जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अपने आप। ये तरीका रहता है सारी चीजों का, बनाइए एक बार। ठीक है, अब थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a battery has voltage 20 volt and resistance is 10 ohm, find current। ठीक है, निकालिए। पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या दिया है, वोल्टेज दिया, पहले चीजें लिख लीजिए जो हमें दिए। वोल्टेज दिया 20 ओम, रेजिस्टेंस दिया हमें कितना, 10 ओम, सॉरी 20 वोल्ट और 10 ओम। हमें क्या निकालना है, करंट। सीधी सी बात है, ओम्स लॉ लगाइए, बाय ओम्स लॉ लिख लीजिए भाई, आप तरीके से शॉर्ट में कर रहे हैं। देखिए ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई आर, वी की वैल्यू रख दीजिए 20, आई इंटू में आर कितना हमारा 10, काट दीजिए, आई की वैल्यू कितना आ गई 2 एम्पेयर। यूनिट मत लगाना भूलिएगा ना, आधा नंबर कट जाएगा, आधा एक भी काट लेते हैं कहीं पर। ठीक है, याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन निकला। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए। इस बार सर्किट वाला देते हैं, सर्किट में से निकालना आपको। की पहचान रखिएगा, याद रखिएगा। अगर किसी सर्किट में की ओपन है तो मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो रेजिस्टेंस इन्फिनिट पहुंच जाएगा, रेजिस्टेंस में इन्फिनिट आ जाएगा सर्किट में। कैसे देख लीजिए, ये याद रखिएगा। अगर किसी के अकाउंट में जीरो आ जाए ना, तो वो इन्फिनिट होता है। सीधी सी बात है, अगर आप करंट करंट भाई सीधी बात है, की ओपन रहेगी तो सर्किट कहीं ना कहीं से टूटा हुआ होगा, पूरा कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा ना। ओपन है तो की, अगर बीच में डॉट नहीं है तो अगर क्लोज नहीं है तो चार्ज कहीं से फ्लो नहीं हो रहा, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट जीरो हो जाएगा, तो V अपॉन जीरो आ जाएगा हमारा, ऐसे आ जाएगा V अपॉन जीरो। और V अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, किसी चीज के अपॉन में जीरो आ जाए तो इन्फिनिट पहुंच जाता है, जैसा हमने बताया। तो इसलिए अगर किसी सर्किट में चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। और समझे, तो ये तरीका। और वोल्टेज वोल्टेज जीरो हो जाएगा, सीधी बात है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज देते हैं आपको, निकालिएगा। 10 ओम, 5 एम्पियर, निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, ट्राई करिए, पॉज करके निकालिए, चलिए देखते हैं। देखिए V इक्वल्स टू आई आर लगा देंगे फिर से। V कितना है पता नहीं, I कितना है 10, 5, और R कितना है 10, कितना आ जाएगा 50 वोल्ट लगा दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 50 वोल्ट का है। ये हो गया हमारा आंसर खत्म। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स भी हम छोटे मोटे कर सकते हैं, बड़े न्यूमेरिकल्स अभी आगे करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा फॉर्मूले को। ठीक है, अब रेजिस्टेंस से कैसे, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस के बारे में अब तक कितना पढ़ा? फाइनल फॉर्मूला क्या निकल गया रेजिस्टेंस का हमारे पास, जिससे हम चीजों से कैलकुलेट करेंगे, रो एल अपॉन ए, ये आया ना फाइनल फॉर्मूला। क्वेश्चन इस पे कैसा आता है देखिए, ठीक है, क्वेश्चन कैसा आता है इस पे देखिए, क्या बोलेंगे, सिंपल सी आता है, आप एक चीज समझिए कैसा आता है क्वेश्चन। चेंज इन लेंथ, याद रखिए वायर को जब भी चेंज करेंगे, चेंज क्वेश्चंस में इन डायमेंशंस ऑफ वायर, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशंस ऑफ वायर, मतलब क्या करेंगे, ये वायर को खींचेंगे, उसे कंप्रेस करेंगे, इस तरह की चीज आती है कि अगर वायर को हम खींचते हैं और कंप्रेस करते हैं तो उससे हमारा रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। सिंपल फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, एक गोल्डन कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है इन क्वेश्चंस में, वॉल्यूम रिमेन सेम, बस, मतलब आप वायर को जितना खींचिए कंप्रेस करिए वॉल्यूम सेम रहेगा। और वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है हमें, एरिया इंटू में लेंथ, उसी वायर का एरिया और उसी वायर का लेंथ। सिलेंडर का आपको वॉल्यूम का एरिया पता होगा तो होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में एल, यानी एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया क्रॉस सेक्शन का, और लेंथ क्या हो जाएगी, एल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर एल, या फिर पाई आर स्क्वायर एच बोल देते हैं उसे, हाइट बोल देते हैं कई बार सिलेंडर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा वॉल्यूम का, यानी एरिया इंटू लेंथ, और क्या रहेगा, वॉल्यूम रिमेन सेम, मतलब क्या करेंगे हम, दो पॉइंट पे कंसिडर करके चलेंगे वॉल्यूम को और उसके बेस पर हम निकालेंगे आंसर, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का हम टाइप समझते हैं, पहले हम समझते हैं कम स्ट्रेचिंग। क्वेश्चन नंबर 1, केस 1 समझते हैं, इफ वायर स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, डबल इट्स लेंथ, मतलब हमने वायर को उसकी लेंथ के डबल कर दिया। मान लो वायर की लेंथ है हमारी 10 मीटर है, सपोज हमने 20 मीटर कर दिया खींच के, सिंपल समझिए कैसे खींचेंगे, देखिए ये हमारी वायर, सीधी बात है, अगर आप इसे खींचेंगे तो क्या होगा, भाई सीधी बात है, अगर आप किसी को खींचेंगे तो क्या होगा, उसका एरिया यहाँ से पतला नहीं होगा, अगर एक लंबाई बढ़ेगी तो सीधी बात है एरिया तो पतला होगा ना, अगर एरिया भी पतला नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, हमने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, भाई एक चीज अगर आप बढ़ा रहे लेंथ बढ़ा रहे तो आपको एरिया तो घटाना पड़ेगा ना, तभी तो कांस्टेंट रहेगा, दोनों चीजें बढ़ती चली गई तो फायर तो कैसे कांस्टेंट रहेगा, या फिर एक चीज बढ़ गई एक चीज नहीं घटी, उसको कंपेंसेट करने के लिए एक चीज को घटना तो पड़ेगा ही ना, अगर एक चीज को बढ़ाना है तो दूसरी को कंपेंसेट करने में घटना पड़ेगा, तो ये रहेगा तरीका। तो इसलिए क्या करेंगे हम, जब बढ़ाएंगे तो क्या होता है, इस वायर की लेंथ डबल हो जाती है, डबल लेंथ को इतना दिखा देते हैं, ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया भी चेंज हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा, लेंथ डबल होगी तो एरिया आधा हो जाता है, ये रहता तरीका। मान लीजिए इसका एरिया अगर ए है ना और लेंथ एल है, हमारे को सिंबल्स की फॉर्म में दिया होता है, कभी भी वैल्यू नहीं दी होती है, तो क्या होगा, अगर इसकी लेंथ हो जाएगी इसके 12, डबल का है तो हमने लेंथ 12 बोल देंगे इसे, सीधी बात है भाई, अगर एक की लेंथ 10 मीटर तो इसके 20 मीटर हो गई, एल है तो 12 हो गई, और एरिया कैसे लेंगे हम, एरिया आधा हो जाएगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा भाई, मल्टीप्लाई देख लीजिए आप, तो एरिया कैसे करेंगे, आधा, अगर एक चीज डबल होगी तो एरिया आधा हो जाएगा, 3 गुना लेंथ कर देंगे तो एरिया 3 गुना कम हो जाएगा, A/3 हो जाएगा, कम करना हो तो अपोन में कर दीजिए, और डबल करना हो ट्रिपल करना हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2L 3L 4L ऐसे कर दीजिए, 4L करेंगे तो एरिया 4 गुना कम हो जाएगा, A/4 हो जाएगा, 5 गुना करेंगे तो लेंथ 5 गुना करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, A/5 हो जाएगा, 5 गुना कम कम हो जाएगा एरिया, इस हिसाब से चेंज होगा। मल्टीप्लाई कर देखिए, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट आ रहा है, देखिए इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V और L, AL कॉन्स्टेंट है, इसका निकाले देखिए, अगर कांस्टेंट आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन मतलब सही चल रहा है, A/2 इंटू में 2L, 2 से 2 कट जाएगा AL, ठीक है, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब भी वॉल्यूम और कॉन्सेप्ट भी हमारा ये था कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए हमारा, तो कांस्टेंट है हमारा वॉल्यूम, इतना समझे। अब क्या करेंगे, हमें ना इस वायर का रेजिस्टेंस हम लेट करके चलेंगे, लेट इसका रेजिस्टेंस हमारा R, ठीक है, ये हमने मान के चला है अपनी तरफ से, हमें दिया वो प्लस की वैल्यू दी तो 10 ओम 20 ओम 5 ओम कुछ भी दे सकते हैं, हम अपनी तरफ से आर मान के चलेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में करेंगे, तो हमें पूछते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना होगा,
इसका रेजिस्टेंस निकालना है। ये तो इसकी मान लीजिए वैल्यू है आर, हम इसके रेजिस्टेंस को मान के चलते हैं R1, ये हमें दे रखा है इसका आर, तो इसका बोलेंगे हम R2। R2 की वैल्यू में निकालनी है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम देखिए, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए हमें आर दे रखा है, इसको हमने बोल दिया R1, R1 बराबर आर बोल दिया हम, ठीक है। ये आर क्या है, वैल्यू एक तरह की, जैसे 10 ओम 20 ओम होते हैं ना, हमने इंग्लिश अल्फाबेटिकल फॉर्म में वैल्यू ले ली आर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, आर की फॉर्म में ही आएगी उसकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू आर है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखते हैं कैसे निकालेंगे। सिंपल लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, सिंपल सी बात है। स्टेप्स देखिए, पहले क्या निकलना है, दोनों का रेजिस्टेंस निकालिए। R1 क्या होगा, रो एल अपॉन ए, यही तो होगा। रो क्या है, मटेरियल, मटेरियल दोनों साइड सेम होना चाहिए, वायर को स्ट्रेच करेंगे तो मटेरियल थोड़ी चेंज होगा, हमने इस वायर को स्ट्रेच करा है तो मटेरियल तो सेम रहेगा। दूसरा लेंथ और ए, ये हमने पहली इक्वेशन बना ली, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसका शॉर्ट तरीके बताएंगे आपको लास्ट में। अब R2 को भी ऐसे लिखिए, R2 को कैसे लिखेंगे, रो तो सेम ही रहती है दोनों साइड। एल कितनी है यहाँ पे, एल कितनी है, 2L है भाई, लेंथ तो डबल है ना, और एरिया कितना है, A/2 है। इसको क्या करिए, R2, इस 2 को ऐसे ले भाई, जस्ट आपको ऐसे फ्रैक्शन दे रखे ना, A/B, फिर लाइन हो C/D, तो क्या करिए, इसको सबसे ऊपर लेके जाइए मल्टीप्लाई में, इसको साथ में जाइए, ऐसे कर लीजिए, A इंटू डी इंटू में B इंटू सी, ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है तरीका। तो यहाँ पे करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, A नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 रो L और A, इस 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 रो L आ जाएगा, अपॉन में A भी आ जाएगा, ये आ गई R2 की वैल्यू, ठीक है। सिंपल से आगे हमने जो क्या था, पहले हमने रो L अपॉन A लिखा, इसकी वैल्यू R1 की वैल्यू, फिर हमने क्या किया, लेंथ को चेंज किया, जहाँ पे L1 की जगह L की जगह 12 रख दिया, A की जगह A/2 रख दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई करी, अरेंजमेंट करा, और ये निकल गया है। अब क्या करिए, सिंपल से आते हैं, रेशियो ले लीजिए R1 अपॉन R2, इस ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। इक्वेशन नंबर 2, R1 अपॉन R2 ले लीजिए, तो क्या आएगा, R1 क्या है, रो L अपॉन A, नीचे का 4 रो L अपॉन A। जब ये 2 ऊपर गया ना, तो 2 इंटू 2 4 बन गया मल्टीप्लाई, तो काटेंगे आप, ये पूरा रो L अपॉन A कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 4 बच जाएगा फाइनली आपका। अब इस तो क्या है हमारा, ये आ गया, इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो R2 बराबर 4R1, R1 कितना हमारा, R ही तो है, तो R2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4R। ठीक है, कितना चेंज आया वायर पे, पहले इसका रेजिस्टेंस R था, सिर्फ लेंथ के डबल करने से रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया, क्योंकि एरिया भी चेंज हो गया था उसका। अगर खाली लेंथ चेंज होती तो 2 गुना होता, क्योंकि अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, स्ट्रेचिंग में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है, तो इसलिए इस वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस 4 गुना चेंज हो गया, 4 गुना बढ़ गया। तो ये तरीका रहता है इसका। एक एक ट्राई और करते हैं, सिंपल और समझते हैं ये क्या किया हमने। पहले हमने इक्वेशन बनाई, लेंथ उसका लेट करके देखा हमने, इसके लेंथ L मानी, एरिया A माना, रेजिस्टेंस हमने इसका R1 माना, जिसकी वैल्यू हमें R दे रखी थी, हमने सपोज कर लिया, इस R की जगह 10 ओम 20 ओम 15 ओम कुछ भी दे रखा हो सकता है, और उसके लिए फॉर्मूला लिखा हमने, रो L अपॉन A। फिर हमने क्या किया, इस वायर को स्ट्रेच किया, लेंथ डबल हो गई, 2L हो गई, 2 और एरिया क्या हो गया, A/2 हो गया। हमने क्या किया, फिर R2 को लिखा रो L अपॉन A, L की जगह हमने 12 रख दिया, रो हमने सेम रखी क्योंकि मटेरियल सेम था, और A क्या रखा हमने, A/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, और उसके बाद हमारा ये निकल के आ गया। फिर हमने दोनों का रेशियो लिया और हमको फाइनल आंसर मिल गया, मतलब रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तरीका रहेगा, आप अपनी तरफ से निकाल सकते हैं, ये डेरिवेशन है। अगर आपको शॉर्ट मेथड चाहिए तो सिंपल ये रहेगा, क्या करिए, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूले से इजीली काम हो जाएगा। R2 क्या है, ये R2 हमने वो रेजिस्टेंस बोला है जो वायर का चेंज होने के बाद आएगा, मतलब आपने उसकी स्ट्रेचिंग कर दिया उसके बाद आएगा। R2 इक्वल्स में N² इंटू में R1 क्या है, पुराना रेजिस्टेंस, जब वायर की लेंथ आपने चेंज नहीं करी तब के लिए, ये फॉर्मूला हज़ार वैलिड है। N क्या है, चेंज इन लेंथ, लेंथ ले लीजिए, एरिया भी चलेगा, एरिया को आप सेम सर में चेंज करेंगे तो वो भी उसी वे में चेंज रहेगा, एरिया के लिए अलग, एरिया के लिए नहीं रहेगा, ये लेंथ के लिए मानिए से, एरिया के लिए अलग सीन रहेगा, ठीक है। एरिया के लिए फिर अलग रहता है तरीका, आप सिर्फ लेंथ के लिए करिए, लेंथ के लिए आता है। एरिया के लिए कैसे रहेगा, एरिया के लिए पूरा करेंगे डेरिवेशन, जैसे कर सिंपल कर लीजिएगा भाई, अगर आपको बोला एरिया डबल कर दिया, पहला पैसे फॉर्मूला लिखिए, डबल बोले तो एरिया के अगर 2 लगा दीजिएगा, फिर
ऐसे बना लीजिए फॉर्मूला, कैलकुलेट करके उसको डिवाइड करके कर लीजिएगा। पहले आप ये फॉर्मूला रखिए लेंथ के लिए, फॉर ओनली लेंथ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। एन क्या मतलब, आपने डबल किया तो 2 रखिए, ट्रिपल किया तो 3 रखिए, उसका स्क्वायर कर दिया, रेजिस्टेंस आ गया। आप लेंथ को 3 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस स्क्वायर करके 9 गुना हो जाएगा, 4 करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा। ये सिर्फ लेंथ को हमने कितने टाइम चेंज किया वो बताता है, ये जनरल फॉर्मूला है, इसे लिख लीजिए। एक और करते हैं एरिया वाला, ठीक है लिख लिया। अब आगे समझते हैं, एक करके और देखते हैं। दो कर देखते हैं, अब क्या करते हैं, अब क्या कंप्रेस करते हैं वायर को, ठीक है। केस 2 में कॉन्सेप्ट वही है अब भी, कि डायमेंशन कांस्टेंट रहेंगे, मतलब सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, डायमेंशन चेंज होगी। केस 2 क्या है, कंप्रेशन, वो स्ट्रेचिंग था, ये कंप्रेशन है। इस बार क्या करेंगे, वायर को कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करेंगे तो सीधी सी बात है एरिया बढ़ेगा, कंप्रेस करेंगे तो देखिए ऐसे रहेगी। मान लीजिए वायर है, में दोनों साइड इक्वल है, ए इसका हमने मानिए, और लेंथ कितनी मान ली एल। इसको अगर कंप्रेस किया जाएगा तो लेंथ क्या, उसी वजह से हमने इसको कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस कर दिया कि इसकी लेंथ आधी हो गई, इतना रख दिया बस, सीधी सी बात है भाई, एरिया बढ़ जाएगा इस बार, ऐसी तो हो जाएगी वायर फाइनली। ये एरिया कितना हो गया, 2a हो गया, कंप्रेस करा हमने जब, और लेंथ कितनी हो गई, l/2। याद रखिए वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। जब भी आप स्ट्रेच करेंगे और कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, और वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू में एल, ए इंटू में एल बराबर में वी इक्वल्स में, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये तरीका है। आप देखिए फिर से क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, फॉर्मूला लिखना डायरेक्ट, इसके लिए फॉर्मूला लिखिए, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1, R1 की वैल्यू हम R मान रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे R1 बराबर रो L अपॉन ए, ठीक है। इसके लिए लिखिए, इसका R2 मान लीजिए, निकालना है हमें जो R2, R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी होगी, R2 बराबर लिखेंगे रो, L कितनी है इसकी, L/2 है, और एरिया लिखिए लाइन डाल के, एरिया कितना है 2a, इस नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सीधी सी बात है फिर से, इस 1 को ऊपर ले जाइए, 2 को, इस 2 को साथ में ले आइए, तो रो L इंटू में 1, नीचे 2 इंटू में 2a, कितना आ जाएगा, रो L अपॉन 4a, इतना आ गया फाइनली। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2 इंटू 2a आ गया। अब क्या है, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, रो L अपॉन 4a। सिंपल से आते हैं, आप दोनों का रेशियो ले लीजिए, R1 अपॉन R2 कर दीजिए, अब तो कितना आया, रो L अपॉन a, नीचे आ जाएगा रो L अपॉन 4a, काट दीजिए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया, 1 अपॉन में 1 इक्वल्स में 1 अपॉन में 4, इसको ऊपर ले जाइए, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो R1 अपॉन R2 बराबर कितना आ गया, 4 अपॉन में 1। R2 की वैल्यू निकाल लीजिए, R2 की वैल्यू कितनी आ गई इस बार, R1 अपॉन में 4। देखिए अगर हमने लेंथ आधी करी ना तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गया, और जब हमने लेंथ डबल की थी तो 4 गुना बढ़ गया था, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड रहेगा, ये जो हमने लिखा था ना R2 इक्वल्स में, R2 क्या है, सिंपल सा है, इसका रेजिस्टेंस मतलब हमने चेंज कर दिया है जो वायर को, जब उसके बाद का फाइनल रेजिस्टेंस R1 इंटू में n स्क्वायर। यहाँ पे जितनी भी आप लेंथ को चेंज करेंगे, डबल कर रहे हैं लेंथ को तो 2n लिख दीजिएगा, 2 लिख देगा n की जगह, और अगर हाफ कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1/2 कर दीजिएगा, ठीक है। डबल करने में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल में लिख देते हैं, ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर आप डबल करेंगे तो n की वैल्यू 2 लिख दीजिए, ट्रिपल कर रहे हैं वायर की लेंथ को तो 3 लिख दीजिए, और अगर आधा कर रहे हैं लेंथ को तो 1/2 और 1/3 लिख दीजिए, अगर एक तिहाई कर रहे हैं वायर को, ठीक है। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में वैलिड है, बट इससे आप बोर्ड में नहीं करेंगे, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं। मेथड आप ये लगाएंगे, दोनों साइड लिखेंगे, फिर रेशियो लेंगे, कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए आर की वैल्यू 10 ओम दे रखी थी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें रख दीजिए, R1 कितना है हमारा, R1 कितना है, R बराबर कितना है 10 ओम, ऐड कर दिए 4, कितना आ गया 2.5 ओम आ गया। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं आंसर निकालने को, ठीक है।
10/4 कितना आ गया 2.5। तरीका ये रहेगा, पहले रेशियो लेंगे, पहले लिखेंगे फॉर्मूले से, फिर दोनों का रेशियो लेंगे निकाल के, क्या यहाँ पे R2 का लेंथ में जो लेंथ और एरिया में जो चेंज आएगा उसको लिख के पूरा फॉर्मूला बना के कैलकुलेट, जो एक्स्ट्रा डिजिट आएगी आगे 2 3 जो भी आएंगे, फिर दोनों का रेशियो लेके कैलकुलेट करके आप आंसर निकालेंगे। तरीका यह रहेगा, चेक करने के लिए लगा सकते हैं, ये सिर्फ चेक करने के लिए लगाना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर आप 1 नंबर में, अगर आप 5 नंबर में डायरेक्ट टिक वाला करके आ जाएंगे तो 1 नंबर में पूछते नहीं इतना बड़ा, ठीक है। 3 नंबर में भी आप पूरे ही करके आएंगे, ये सिर्फ चेक करने के लिए फाइनली की आंसर आया है सही या नहीं। अगर ट्रिपल बोला तो 3 रख दिए, यहाँ पे 9 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करे देखिए इसके बेस पे, क्वेश्चन है, लिखिए ध्यान से देखिए, फॉर्मूला लिख रहा है, चलिए फॉर्मूले से कर लीजिए, जैसे मर्जी मेथड से करिए तो बेटर रहेगा, पॉज करके मेथड से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इफ ए वायर स्ट्रेच्ड, याद रखें हमें खुद से माननी पड़ी थी सारी चीजें, वो सिर्फ एक लाइन बोल देते हैं, स्ट्रेच टू ट्रिपल इट्स लेंथ, ट्रिपल इट्स लेंथ, व्हाट इज फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है। करिए, पॉज करके करिए, ठीक है, चलिए हम करते हैं। अब देखिए, पॉज करके कर लिया आपने, हम अपनी तरफ से मान के चलेंगे, इन्होंने बोला पहले वायर को ट्रिपल कर दिया, तो हम अपनी तरफ से एक वायर मान के चलेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे पेपर में सारी चीजें, इसका वायर लेंथ मान लेंगे L, एरिया मान लेंगे A, ठीक है। लिखिए, इसका R1 मान लीजिए रेजिस्टेंस, लेट लिखेंगे आप, लेट इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इनिशियल मतलब पहला रेजिस्टेंस ऑफ वायर, पूरा कर आपको, लेट इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R1, R बराबर में R1, और लेट फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R2, ठीक है। अब आप करेंगे R1 बराबर रो L अपॉन A, फिर आप दूसरी वायर बनाएंगे जिसमें आप चेंज कर देंगे, सीधी बात है, अगर आप ट्रिपल कर रहे हैं तो एरिया चेंज होगा, एरिया अगर एक चीज ट्रिपल होगी तो दूसरी चीज 1/3 होगी, तो आप वायर को लंबा कर दीजिएगा सेकंड केस में, एरिया को छोटा कर दीजिएगा और बस लिख दीजिएगा ये 3L। जरूरी नहीं कि आप स्केल से बिल्कुल करें, नॉर्मली बस वायर को सीधा बना दीजिए, बाकी ये नहीं कि अगर ये हमने 10 सेंटीमीटर बनाया तो इसको 30 सेंटीमीटर बनाएंगे, नहीं, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोटा बनाएंगे 2-3 सेंटीमीटर, छोटे छोटे डायग्राम बनाएंगे, अच्छा रहेगा। इसको A/3, बिल्कुल स्केल से ऐसे मेजर नहीं जरूरत नहीं कि अगर ये L है तो इसको मैं 3L मान लिया, अगर मैं इसको अपने 5 लिया तो मैं इसको 15 सेंटीमीटर बनाऊंगा, इसको मैंने 5 सेंटीमीटर लिया तो नहीं, 5 सेंटीमीटर इसको बनाया, ठीक है, 10 बना दीजिए, काम खत्म है, 10 में लिख दीजिए 3L, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें कोई स्केल से मेजर नहीं करना, कैलकुलेशन देखनी है। इसका रेजिस्टेंस हमने R2 माने, लिखिए R2 लेंथ कितनी, R2 रो L की जगह 3L अपॉन में 3A, बस नीचे 1 लगा दीजिए, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको 3 को ऊपर ले जाइए, रो L इंटू में 3 इंटू में 3 अपॉन में A, तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 9 रो L अपॉन A बराबर R2, बस R2 आ गया, रेशियो ले लीजिए, R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा, रो L अपॉन A अपॉन में 9 रो L अपॉन A, काट दीजिए 1/9, सो R1 अपॉन में R2 बराबर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 अपॉन इक्वल्स में 9R1। देखिए पहले रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस में कितना फर्क है, 9 गुना का फर्क आ गया, फाइनली रेजिस्टेंस 9 गुना हो गया, तो आप लिखेंगे नीचे लाइन, रेजिस्टेंस बिकम 9 टाइम्स, बिकम 9 टाइम्स, ठीक है। बस ये रहेगा आपका तरीका क्वेश्चन करने का, ऐसा आप कर देंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 3 का नंबर होगा, 3 5 का, वो 3 का आता है, 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। फॉर्मूले से करेंगे, चेक करने के लिए फॉर्मूले से कैसे करेंगे, आप देखिए R2 की वैल्यू, N की वैल्यू कितने रखेंगे, ट्रिपल बोला था ना तो 3 रख दीजिए, R1 इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर कितना आ गया, R2 बराबर 9R1 लीजिए, फॉर्मूले से 1 मिनट में आ गया,
लेकिन ये बस चेक करने के लिए ऐसे मत करिएगा वरना गलत हो जाएगा पेपर में, ठीक है। ये तरीका भी लिख लीजिए आप बस। बाकी इसमें छोटी मोटी चीज़ें पूछते हैं, या तो स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन आप वैसे पूछ लेता है। मान लीजिए उन्होंने ये नहीं बोला कि स्ट्रेच करा है कंप्रेसर, उसने बोला इफ एरिया ऑफ वायर बिकम्स स्ट्रेच वगैरह, अगर आपको नहीं बोला है स्ट्रेच तो आप अपने आप मानेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए उसने बोला इफ एरिया ऑफ वायर बिकम 2 टाइम्स, तो सीधी बात है स्ट्रेच वाले क्वेश्चन है, उसने अगर एरिया 2 टाइम्स करा मतलब उसने कंप्रेस कर दिया है, और कंप्रेस करा है एरिया डबल किया तो लेंथ कितनी होगी, आधी हो जाएगी। ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट करिएगा आप, एरिया के हिसाब से करेंगे तो गलत आ जाएगा आंसर, लेंथ के हिसाब से करिएगा। एरिया से देखिए लेंथ कैसे इफेक्ट होगी, अगर एरिया बढ़ता है तो लेंथ घटेगी क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, अगर एक चीज को बढ़ाएंगे तो आप दूसरी चीज को घटाना पड़ेगा। एरिया से लेंथ पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है उसको रिलेट करेगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेगा। जैसा हमने बोला इफ एरिया ऑफ वायर बिकम 5 टाइम्स, मतलब हमने एरिया 5 गुना बढ़ा दिया किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी 5 गुना कम हो जाएगी, L/5 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, रेजिस्टेंस आ जाएगा अपना कितने परसेंट कितने गुना चेंज हुआ। यहाँ पे रख देंगे कि मान लीजिए एरिया 5 गुना करा हमने तो लेंथ 5 गुना 5 गुना कम हो जाएगी, 5 गुना कम हो जाएगी तो उसे रखेंगे तो रेजिस्टेंस 25 गुना कम आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर में चेंज होता है रेजिस्टेंस, 25 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजें कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस तरह से खत्म होती है। तो सारे क्वेश्चंस आप एक तरह से कर सकते हैं। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह के एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप उसे ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ वगैरह सारी चीजें, ठीक। फाइनली देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ओम्स लॉ पढ़ा, फिर हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, उसके फैक्टर्स पढ़े कैसे इफेक्ट होता है फैक्टर से, हमने रियोस्टेट पढ़ा, और हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा। सर्किट डायग्राम बोल रहे थे फैक्टर्स में आ गए तो सर्किट डायग्राम। आपको एक चीज हमने रेजिस्टिविटी की यूनिट याद देखी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बताई थी हमने रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। आप जरा इसमें देखिए, आप रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से बना सकते हैं इसकी यूनिट याद ना रहे तो, रो एल अपॉन ये फॉर्मूला हमारा। क्या करिए लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर होती है, और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर काट दीजिए 1 मीटर से तो क्या आएगा 1 अपॉन मीटर आ गया, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, तो क्या आएगा रो अपॉन में मीटर, ओम मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा आपका ओम मीटर। आप ऐसे भी यूनिट बना सकते हैं अपने तरीके से, ना याद रहे तो, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशंस और सर्किट डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, अरेंजमेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है। थैंक यू।